उसने दुष्कर्म ही नहीं, उसने 18 वर्ष की एक मासूम छात्रा की हत्या भी की थी। 14 वर्ष तक केस चला। इस 14 साल के अंतराल में सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसने कभी भी अपने जुर्म को स्वीकार नहीं किया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। हमारे हौसले को बुलंद रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में धनंजय चैटर्जी नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड ने 5 मार्च 1990 को हेतल पारेख नाम की किशोरी के साथ रेप करता है और रेप के बाद उसकी हत्या कर देता है। इस घटना को लेकर कोलकाता की पब्लिक में काफी रोष था। पब्लिक डिमांड कर रही थी कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। घटना के 15 साल के बाद 14 अगस्त 2004 को अलीपुर के सेंट्रल जेल में धनंजय चैटर्जी को फांसी पर लटका दिया जाता है। घटना के 15 साल के बाद 14 अगस्त 2004 को अलीपुर के सेंट्रल जेल में धनंजय चैटर्जी को फांसी पर लटका दिया गया था। जब तक धनंजय को फांसी नहीं दी गई थी, तब तक कोलकाता शहर में आंदोलन होते रहे। चारों तरफ से लोग धनंजय के फांसी के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन धनंजय को फांसी पर चढ़ाने के बाद अचानक वहां की पब्लिक बोलने लगी, धनंजय को गलत तरीके से फांसी दी गई है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के 2 प्रोफेसर और एक रिटायर्ड इंजीनियर ने दावा किया कि धनंजय चैटर्जी को हेतल पारेख केस में गलत तरीके से फंसाया गया। 21वीं सदी का भारत में फांसी का ये पहला मामला था। फांसी दिए जाने के बाद कुछ ऐसे पहलुओं पर गौर किया गया जिससे फांसी की सजा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। लेकिन इसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए। 1990 की बात है। कोलकाता शहर के भवानीपुर इलाके में एक आनंद अपार्टमेंट हुआ करता है। इस अपार्टमेंट में एक गुजराती परिवार रहता था। नागरदास और उनकी पत्नी यशोमती, उनके 2 बच्चे थे। उनके लड़के का नाम भावेश था और उनकी लड़की का नाम हेतल। नागरदास 1987 में गुजरात से आकर कोलकाता में बस गए थे। यहाँ उन्होंने सोने और जेवर का कारोबार कर लिया था। नागरदास की बेटी हेतल घर के पास के ही एक स्कूल वेलेंड गोल्डस्मिथ में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद हेतल ने अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहा कि इस बिल्डिंग का गार्ड जो नीचे बैठता है, आते जाते उसे गंदी नजरों से देखता है और उस पर कमेंट भी पास करता है। 2 मार्च को तो उस गार्ड ने हद ही पार कर दी जब उसने हेतल को फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल चलने की बात कही। हेतल ने नाराज होकर अपने माँ बाप से फिर शिकायत की। पानी सिर से ऊपर चढ़ रहा था। नागरदास ने सोसाइटी के चेयरमैन से लिखित रूप में सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम धनंजय चैटर्जी है, उनकी बेटी से उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नागरदास की शिकायत पर सोसाइटी के चेयरमैन सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में बात कर धनंजय चैटर्जी को दूसरी जगह भिजवा देते हैं। धनंजय का तबादला कर दिया जाता है। दूसरे दिन यानी कि 5 मार्च को उसको किसी दूसरी जगह पर रिपोर्ट करना था, लेकिन वहां न जाकर धनंजय आनंद अपार्टमेंट में ही ड्यूटी करने पहुंच जाता है। 6 बजे सुबह पहुंचकर 2 बजे तक वो वहीं ड्यूटी करता है। रोज सुबह की तरह 5 मार्च को भी पारेख परिवार के सभी लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। हेतल का उस दिन एग्जाम्स था। वो स्कूल के लिए सुबह 7 बजे निकली थी। परीक्षा देने के बाद वो करीब 1 बजे दोपहर में अपने घर पहुंचती है। रोज की तरह हेतल की माँ पास के ही एक मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए 5:30 बजे शाम को निकलती है। घर में उस समय हेतल अकेले ही थी। गार्ड धनंजय चैटर्जी की ड्यूटी 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वैसे देखा जाए तो धनंजय की उस दिन वहां ड्यूटी थी ही नहीं। उस दिन उसे दूसरी जगह रिपोर्ट करना था, लेकिन वो दूसरी जगह गया नहीं और न ही वो आनंद अपार्टमेंट से 2 बजे के बाद गया। वो वहीं दूसरे गार्ड के पास बैठा रहा। यशोमती बहन के जाने के बाद धनंजय अपने साथी गार्ड से बोलता है कि वो 3rd फ्लोर पर फोन करने जा रहा है।
एजेंसी के मालिक को बताना है कि वो जल्दी ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन फिलहाल उसे अपने गांव जाना है। धनंजय वहां से उठता है और लिफ्ट के माध्यम से बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंचता है। उस समय करीब 5:25 हो रहे थे। करीब 5:45 पर सिक्योरिटी गार्ड के कंपनी के मालिक आनंद अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वो नए गार्ड से मिलने आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नए गार्ड ने अभी यहाँ ज्वाइन नहीं किया है और धनंजय ने ही आज सुबह यहाँ ड्यूटी की है, तो उसने दूसरे गार्ड जो उस समय ड्यूटी पर था धनंजय को बुलाने के लिए कहता है। गार्ड धनंजय को आवाज लगाता है। धनंजय तीसरे माले से नीचे झांकते हुए बोलता है कि वो आ रहा है और नीचे आकर वो कंपनी के मालिक से बात करता है। थोड़ी देर के बाद यशोमती मंदिर से लौटती हैं। किसी से उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर में फोन करने गया था। यशोमती घबराकर अपने घर पहुंचती हैं और घबराहट के आलम में दरवाजे पर लगे कॉल बेल को बजाती हैं। 1 बार, 2 बार और फिर कई बार वो बेल को बजाती जाती हैं, लेकिन अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। यशोमती चिल्ला कर हेतल को पुकारने लगती है। उनकी आवाज सुनकर आसपास के फ्लैट के लोग बाहर आ जाते हैं और फ्लैट के अंदर से जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो दरवाजे को तोड़ देते हैं। फ्लैट के अंदर का मंजर काफी भयानक था। यशोमती चीखने चिल्लाने लगती है। हेतल खून से लथपथ थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। हेतल को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। आनंद फानन में डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन हेतल ने तो दुनिया कब का छोड़ दिया था। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पूछताछ में पुलिस को धनंजय पर शक होता है। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ने में कामयाब होती है। पुलिस गांव से वारदात के समय पहने हुए उसके कपड़े भी बरामद करती है। धनंजय के कपड़ों के साथ पुलिस धनंजय के घर से एक घड़ी भी बरामद करती है जो नागरदास के घर से गायब थी। धनंजय को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में जिरह शुरू होती है। हत्या का कोई चश्मदीद नहीं था। चाकू जिससे हेतल पर वार किए गए थे बरामद नहीं किया जा सका। इस घटना से संबंधित जो भी सुराग मिले वो सर्कमस्टेंशियल थे। इस घटना को अंजाम देने के लिए धनंजय ने बदला हेतु हेतल का रेप और मर्डर किया था, ऐसा कोर्ट ने माना। सारे गवाहों के बयान को आधार बनाते हुए कोर्ट ने धनंजय को फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। राष्ट्रपति भवन ने भी धनंजय के फांसी की सजा को बरकरार रखा और 15 अगस्त 2004 को कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में सुबह के 4 बजे जल्लाद नाटा मालिक ने लीवर खींचकर 39 साल के धनंजय चैटर्जी को मौत के नींद सुला दिया। और इस तरह से 21वीं सदी में भारत में पहली बार किसी को फांसी की सजा दी गई। लेकिन फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने तक धनंजय कहता रहा कि वह निर्दोष है। किसी भी कोर्ट में या फिर पुलिस से उसने कभी नहीं माना कि इस घटना को उसने अंजाम दिया है। गवाहों के अनुसार धनंजय के बरामद किए गए कपड़े एकदम साफ थे, जबकि हेतल के हाथ खून से रंगे हुए थे। कहा जाता है कि अपने बचाव में उस मासूम ने भरसक कोशिश की थी। न घटना स्थल पर न ही हेतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान मिले थे। मर्डर में उपयोग वेपन भी कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे। हर माले पर जाली लगी हुई थी, इस वजह से नीचे झांका नहीं जा सकता था। सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हेतल की मां 5:20 पर मंदिर के लिए निकली थीं, जबकि लिफ्टमैन ने बताया था कि तब समय 4:10 हो रहे थे। हेतल के घर में कई कीमती सामान थे, लेकिन धनंजय ने सिर्फ घड़ी ही क्यों उठाई। हेतल के अंडरगारमेंट्स पर वीर के निशान थे, लेकिन उसका कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। कहा जाता है कि घटनास्थल पर मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं कर रहे थे। जब हेतल की मां घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। फ्लैट से बाहर निकलकर धनंजय फ्लैट का दरवाजा कैसे बंद कर सकता था? दरवाजे को अंदर से किसने बंद किया था? हेतल तो पहले ही मर चुकी थी।
फांसी के बाद सजा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।